क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की सीरीज में आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें कौन सा पर्टिकुलर फॉरेस्ट प्रोडक्ट वेजिटेटिव कैरेक्टर का है, कौन सा एनिमल कैरेक्टर का है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन से कमर्शियल और ह्यूमन कंजम्पशन के प्रोडक्ट इनसे डेराइव होते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। किस तरह की ट्री की स्पीसीज से ये मिलते हैं, भारत के किन इलाकों से ये मिलते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने MCQ सॉल्व करना चाहते हैं या मेंस के आंसर्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो आपको ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डालनी होती है। इसके साथ साथ हम ये समझेंगे कि फॉरेस्ट की हमारी कंडीशन डिग्रेडेड क्यों है, पर्टिकुलरली इंडियन फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट के कौन कौन से यूजेस हैं हमें, जिसमें हमने प्रोडक्ट्स के बारे में बात की, जिसमें डायरेक्ट यूजेस पता लगे। फॉरेस्ट की बहुत सारे इनडायरेक्ट सर्विसेज भी हैं टुवर्ड्स द नेचर एंड द सोसाइटी, हम उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इसके अंदर कवर की जाएगी। जब हम फॉरेस्ट के पेड़ों की क्या देन है आपको उसके बारे में चर्चा करेंगे तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी, जंगल के हैं हम पर क्या उपकार, जल, भूमि और बयार। जल, भूमि और बयार जीवन का है यही आधार। ये चिपको मूवमेंट की टैग लाइन है, तो हम चिपको मूवमेंट के बारे में भी आज पढ़ेंगे। पीछे से आएंगे, बैकग्राउंड से, मूवमेंट किस तरह से डेवलप हुई, क्यों हुई और अंततः मूवमेंट ने क्या परिवर्तन देश में किया और क्या देकर के चली गई। ये सारे हमारे लेक्चर का सब्जेक्ट मैटर रहेगा आज का। शुरुआत करते हैं थोड़ी जानकारी फॉरेस्ट के बारे में, क्योंकि बुक का डाटा थोड़ा रिडंडेंट और पुराना हो चुका है। मैंने आपको फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट कवर करा दी थी और स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अकॉर्डिंग आपके पास लेटेस्ट डाटा है और उसी डाटा के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है और इसका इंडिपेंडेंट लेक्चर आपके पास है। उसी स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम डाटा की चर्चा करें तो कुछ डाटा आपको बताना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारी कंट्री में अगर आज की डेट में एक्सक्लूसिवली फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो वो 21.54% है। ठीक है, ये कौन सी स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट बता रही है, 2017। तो जब भी आपके सामने एग्जाम आ रहा है आपके सामने यही डाटा आएगा। ठीक है, ऐसे डाटा कहिए, डेटा कहिए, दे आर वन एंड द सेम थिंग। ओके, मुद्दे से काम रखा करो। वाओ 1.54%। उसके पहले 2015 की अगर आप बात करें तो वहां पर कितना फॉरेस्ट आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, 21.34%। 2015 की रिपोर्ट में 21.34% से आपका फॉरेस्ट बढ़ा है टू 21.54% आज की डेट में आपके सामने खड़ा है। लेकिन थोड़ा सा स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट में और जाएं तो वहाँ पर एक डाटा इंपॉर्टेंट आपके सामने आता है, क्योंकि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर वर्ड यूज होता है जिसमें प्लांटेशन भी कवर हो जाते हैं सारे, और जो 1 हेक्टेयर से कम पैचेस हैं फॉरेस्ट के, कैनोपी कवर जिनमें 10% से ज़्यादा है। मतलब आपके सामने 1 हेक्टेयर लैंड अगर खड़ा है उसमें जो पेड़ लगे हैं उन पेड़ों की जो छतरी है वो छतरी कम से कम उस पूरे लैंड का 10% कवर करती होनी चाहिए। एक तो ये कंडीशन है, प्लस 1 हेक्टेयर का पैच होगा तभी रिमोट सेंसिंग टेक्निक में रिसोर्स सेट टू सैटेलाइट के माध्यम से वो ट्रेस हो पाएगा, वरना सैटेलाइट ये गुजर रहा है 1 हेक्टेयर नहीं होगा तो ये इसको कवर ही नहीं करेगा। ये पहली बात है। ठीक है, और 10% कैनोपी कवर भी चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो फॉरेस्ट में कवर हो रहे हैं। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो उसको ट्री कवर आप काउंट करते चले जा रहे हैं, जिसमें सारे ट्री कवर आ जाते हैं आपके रोड साइड एवेन्यूज पे जो ट्री हैं, रेलवे लाइन के किनारे, लेक के किनारे, गाँव में घर के पीछे, घरों के बाहर, ये सब इसमें कवर हो रहे हैं। तो ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अगर हम टोटल मान ले तो 2017 के अकॉर्डिंग इस समय 24.39% पे आपका फॉरेस्ट रुका हुआ है। ठीक है, सरकार की नीति क्या कहती है, 1952 की फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, उसी में ये बात कहती है, इसको कभी मत भूलना और ऑलवेज याद रखना। आपको ये फॉरेस्ट का स्पेलिंग अजीब लगता होगा ना, ई कहीं होता ही नहीं है, मैं ई अंदर ही कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये ई एम्बेडेड ही है और ये एस है। तो फॉरेस्ट कुछ अपना भी स्टाइल है, क्या करें। फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया 1952 क्या कह के गई है कि 33% अपने को फॉरेस्ट कवर चाहिए कंट्री में। 33%, किसका 33%? 33% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। क्लियर है भाई? अब इसके मुताबिक हम देखें तो 33% की परिकल्पना
और हमारे पास है कितना 24.39%, वो भी इंक्लूडिंग ट्री कवर। फॉरेस्ट कवर है 21.5%। ये हमारी प्रेजेंट सिचुएशन, मतलब ये तो तय ही हो गया कि जंगल की बड़े पैमाने पर कमी है भारत में। और अगर हम इसकी बात करें 21.54% की, तो इसमें भी हमने देखा था कि 3 तरह के फॉरेस्ट थे। पहला वो फॉरेस्ट है जिसका कैनोपी कवर का परसेंटेज 70% से अबव है। तो अगर 70% से अबव है तो उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था BDF, यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट। और ये हमारी कंट्री में हमने जब पढ़ा 2017 की स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये 2.99% है। उसके बाद जहां पर कैनोपी कवर 40 से 70% के अराउंड है, ये है मीडियम डेंस फॉरेस्ट। और ये हमारी कंट्री में इस समय एग्जिस्ट कर रहा है 9.38%। इसमें गिरावट आई है, ये 9.54% था 2015 में, ये 9.38% हो गया। उसके बाद हम देखें तो जहां पर कैनोपी कवर 10 से 40% के बीच में है, ये कौन सा है? ओपन फॉरेस्ट। और ये हमारी कंट्री में कितना एग्जिस्ट कर रहा है? 9.18%। तो अगर हम ये 21.5% को भी काउंट कर लेते हैं, इसमें से भी आज की डेट में आप देखें तो 9.38 मीडियम डेंस फॉरेस्ट प्लस 2.99 ये वेरी डेंस फॉरेस्ट, इसको अगर आप प्लस कर देते हैं 2.99 एंड 9.38 तो आपके सामने फिगर क्या आ गई? 12.37%। एक्चुअल का जो एक्चुअल हमारी कंट्री का फॉरेस्ट कवर है वो ये है। दिस इज द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर। इससे ज्यादा एनालिसिस अब यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, वो उस रिपोर्ट में हमने कर दिया था। बुक में डाटा यहाँ पर भी फिर रिडंडेंट हो गया। जब स्टेट्स की बात आई, हमने स्टेट्स के अकॉर्डिंग भी देखा तो हमारे पास 2 तरह की असेसमेंट के प्रोसीजर्स रहते हैं। पहला असेसमेंट ये रहता है कि एरिया वाइज किसके पास सबसे ज़्यादा जंगल है, तो लार्जेस्ट। और लार्जेस्ट वाइज हमने देखा था क्योंकि मध्य प्रदेश साइज में ही बहुत बड़ा है, तो मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट बड़े पैमाने पर एग्जिस्ट करते हैं। एरिया वाइज, तो एरिया वाइज मध्य प्रदेश नंबर 1 है, पहले भी था, आज भी है, और स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी है। तो मध्य प्रदेश हमने पढ़ा था एरिया वाइज क्या है? लार्जेस्ट। अच्छा, इसी एरिया वाइज लार्जेस्ट में मध्य प्रदेश के बाद सेकंड कौन सा था? वेरी गुड, अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपके सारे फैक्चुअल क्वेश्चन भी करेक्ट हो रहे हैं। और इसी सीक्वेंस में तीसरा कौन सा था? वेरी गुड, छत्तीसगढ़। तो ये 3 स्टेट हमने एरिया वाइज देख लिए। लेकिन अब आपका एरिया ही इतना बड़ा था, आप इतने बड़े मध्य प्रदेश में, उसमें से ये आपका फॉरेस्ट है, तो ये बहुत बड़ा नजर आ रहा है। लेकिन अब आप रेस्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया को देखें, उसके कंपैरेटिवली तो ये बहुत कम है ना? तो आपका कितना ज्योग्राफिकल एरिया है, उस ज्योग्राफिकल एरिया में आपके पास कितनी भूमि है, उस भूमि, उस लैंड पे कितना फॉरेस्ट है, वो परसेंटेज में क्लियर हो रहा है। तो वो ज़्यादा बेस्ट फिगर है। तो परसेंटेज वाइज यानी कि लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ जा रहा है, या हाईएस्ट से लोवेस्ट। तो यहाँ पे जो नए नाम आ जाएंगे, ऐसा करते ही नेम चेंज हो जाएगा। जब हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंसेप्ट बदल जाता है। और हाईएस्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सबसे पहला कौन सा आ जाता है? लक्षद्वीप। ये हाईएस्ट है, अप्रॉक्स 90%। जितना इनका ज्योग्राफिकल एरिया है, अगर इनके पास मान लीजिए 100 एकड़ भूमि है लक्षद्वीप में, 90 एकड़ तो जंगल से ही कवर्ड है, 90%। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आ गया था मिजोरम, हमेशा हाई रहता है, कितना? अप्रॉक्स 86%। अगर इनके पास 100 एकड़ भूमि है तो 86 एकड़ तो इनके जंगल में ही कवर हो रहा है। और उसके बाद आ गया था तो 2 यूनियन टेरिटरीज आ गई और 1 स्टेट आ गया। तो अंडमान एंड, कभी हड़बड़ी मत करना, पूरे नाम लिखना। ये अप्रॉक्स 81%, मतलब अगर 100 एकड़ जमीन है तो 81 एकड़, 81 एकड़ तो इनके लैंड कवर हो गया है फॉरेस्ट के तहत। ठीक है जी। अब अगर हम देखें तो हमारी कंट्री में 0 फॉरेस्ट की दशा जहां पर खड़ी हुई है, एकदम फॉरेस्ट एरिया भी एंड फॉरेस्ट कवर भी, दैट इज चंडीगढ़, द यूनियन टेरिटरी। चंडीगढ़ की हालत बहुत खराब है यहाँ पे फॉरेस्ट के मामले में, यूनियन टेरिटरी। ऐसा पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्लियर कहानी? अब कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। अगर आप अपनी कंट्री का मैप देखते हैं तो क्वेश्चन कुछ इस सेंस में भी पूछा जाता है कि हमारी कंट्री में
मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेस्ट किस रेंज में फॉल करते हैं। मतलब अगर आप देखें आपकी कंट्री में फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज, तो वो उसको इस तरह से डिसाइड किया गया है कि अबव 70%, 60% से 70, 50 से 60, 40 से 50, 30 से 40, 20 से 30 और 10%। तो अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द आपकी कंट्री का लैंड जो है वो फॉल कर रहा है 10% वाले फॉरेस्ट रीजन में। अब हम वो आपको बुक के मैप से कवर करा देते हैं कि आपका ये क्वेश्चन भी MCQ वाइज गलत ना हो। और ये डाटा लगभग बहुत लंबे समय तक सेम और सिमिलर रहता है, इसमें चेंजेस ज़्यादा नहीं आते हैं। इस मैप पे मैं आपको जूम करने को कहूँगा और आपको देखना है। ये देखिए, ये एरिया अंडर फॉरेस्ट का मैप है आपके सामने, और इसमें जो सबसे डार्क रीजन है ये अबाउ 50%। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो इसमें आप देखिए कि कौन सा रीजन आ रहा है, सिर्फ कुछ स्टेट्स आ रहे हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा आ रहा है कुछ। अगर आप देखेंगे आपकी कंट्री में 75% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर जिन स्टेट्स में है वो नॉर्थ ईस्ट के ही मेनली स्टेट्स आपको नजर आएंगे, जिसमें मिजोरम एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है, मणिपुर एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है। तो ये स्टेट्स जो हैं इनमें 75% के अबव ही रहता है। ओके, कुछ हिस्सा उत्तराखंड का भी आ जाएगा और कुछ हिस्सा वेस्टर्न घाट्स के रीजन का भी है। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से वो स्टेट्स हैं जहाँ पर फॉरेस्ट ठीक ठाक मीडियम कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं। उन स्टेट्स की बात करें तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये स्टेट्स कवर होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर जंगलों की हालत बहुत ख़राब है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वो स्टेट हैं जहाँ पर जंगलों की हालत बहुत बदतर है। और इनमें सबसे ज़्यादा बुरी हालत राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इन स्टेट्स में बहुत ख़राब हालत है। तो इस फिगर वाइज अगर हम देखें तो ये देखिए, ये जो डॉटेड लाइन्स हैं, ये डॉटेड लाइन रीजन्स हैं, मैक्सिमम एरिया इसी ने कवर कर रखा है ना। तो ये कौन सा है? बिलो 10%। तो बिलो 10% वाली कैटेगरी का एरिया फॉरेस्ट का आपकी कंट्री में मेजर प्रोपोर्शन होल्ड करता है। ये मैप से ही माइंड में बैठना था और इसको आप अपने माइंड में हमेशा रखिए। क्लियर हुई ये बात? ओके, चलिए अब कुछ रीजंस को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों है कि जिन जगहों पर जंगल कम है तो क्यों कम है। देखिए, राजस्थान और गुजरात की अगर हम बात करें तो वहाँ पर फॉरेस्ट के कम होने का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न, जो मेन रीज़न है, वो है लो रेनफॉल। लो रेनफॉल इज द इम्पॉर्टेंट रीज़न। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं राजस्थान एंड गुजरात। राजस्थान एंड गुजरात की बात करें तो यहाँ पर एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क परिस्थितियां यहाँ पर रहती हैं। तो लो रेनफॉल इज द रीजन एट्रीब्यूटेड फॉर द लो लेवल ऑफ द फॉरेस्ट इन राजस्थान एंड गुजरात। इसके बाद अगर आप बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड बिहार में फॉरेस्ट क्यों कम है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड बिहार में फॉरेस्ट कम होने का जो मेन रीजन है वो है वहां का लैंड डिवोट कर दिया गया है एग्रीकल्चर को, क्योंकि सॉइल बहुत ही फर्टाइल एलुवियल है, पेरिनियल रिवर्स हैं, हिमालय से फ्लो करके आती हैं, हर साल नई एलुवियल सॉइल को अपने फ्लड प्लेन में लाके डिपॉजिट करती हैं, जिसे हम खादर की मिट्टी कहते हैं, द खादर सॉइल, जो बहुत ही फर्टाइल होती है, द फ्लड सॉइल। इसकी वजह से वहाँ पर फर्टिलिटी बहुत है। तो ह्यूमन के सामने जब भी यह कंसिडरेशन आ जाए कि उसे जब चयन करना पड़े कि यह भूमि वो किस काम के लिए डिवोट करना चाहेगा, तो अगर सॉइल फर्टाइल है और लेवल्ड लैंड है तो ऑलवेज एग्रीकल्चर को प्रेफरेंस दी जाती है। और विश्व की जितनी भी बड़ी सभ्यताएं हैं वो सारी की सारी मैदानी इलाकों से ही आपको मिलती हैं। तो कुल मिलाकर के ये गंगा का मैदान जो बनता है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार ये सब कवर होता है, ये डिवोट हो चुका है एग्रीकल्चर को। तो एग्रीकल्चर की वजह से यहाँ से बड़े पैमाने पे जंगल काट दिए गए थे। ओके, और इस प्रोसेस की शुरुआत उसी समय में हो गई थी जब भारत में आर्यों का आगमन हो चुका था और वो तेजी से भारत के वेस्ट से ईस्टवर्ड जंगलों को काटते हुए चले गए। इसमें विदेह माधव की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सदानीरा नदी की तरफ चला जा रहा था, गंडक नदी की तरफ, जंगलों को काटते हुए। इस तरह की स्टोरीज आपको वेदों में बताई गई।
इसके बाद अगर आप बात करें जम्मू एंड कश्मीर में इतने कम क्यों पाए जाते हैं फॉरेस्ट, तो उसका रीज़न है कि रेनफॉल जम्मू कश्मीर में लो होता है। आपको पता था कि जब आपने इंडिया की बात की थी तो इंडिया में आपने देखा था कि मानसून जो आता है एक तो साउथ वेस्ट से आ रहा है, उसकी दो ब्रांचेस बन रही हैं, एक ब्रांच अरेबियन सी से बन रही है और एक ब्रांच बे ऑफ बंगाल से बन रही है। अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच का मिलन 2-3 लोकेशंस पे होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, एक दिल्ली के अराउंड होता है, वहाँ से ये कंबाइंड होकर के जम्मू कश्मीर की तरफ जाती है। वहाँ तक जाते जाते ऑलमोस्ट डिप्लीट हो चुकी होती है, मॉइस्चर की क्वांटिटी कम हो चुकी होती है, तो जम्मू कश्मीर में मानसून का भी उतना प्रभाव नहीं रहता है, एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो एक तो रेनफॉल बहुत स्कैंटी है। दूसरा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, जो रॉक्स हैं, जो माउंटेन हैं, उनकी स्लोप्स काफ़ी स्टीप एंड बैरन हैं। और तीसरा, जो माउंटेन पीक्स हैं ये स्नो बाउंडेड रहती हैं। ये सारी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से यहाँ पे वन आपको कम मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कम जंगल होने के कारण भी चर्चा कर ली है। जहाँ पर जंगल हैं उन जंगलों की खासियत अगर हम देखें तो आपने देखा मेन फॉरेस्ट बियरिंग स्टेट्स महाराष्ट्र का वो रीजन जो वेस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रीजन प्रॉपर, कर्नाटका का भी यही रीजन वेस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रीजन, केरला का भी यही रीजन वेस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून की वजह से यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स की वेस्टर्न स्लोप से टकरा करके ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। मतलब ओरो माने माउंटेन्स और उनके साथ कांटेक्ट में आने की वजह से इमीडिएट कंडेंसेशन होता है और वर्षा होने लग जाती है। ठीक इसी तरह से तमिलनाडु को विंटर में अच्छा खासी बरसात मिल जाती है रिट्रीट मानसून से, जो वापस आ रही होती है मानसून को हमने। आंध्र प्रदेश को अच्छी खासी मानसून बरसात ही मिल जाती है साइक्लोनिक इम्पैक्ट की वजह से। तो ईस्टर्न रीजन को साइक्लोनिक इम्पैक्ट की वजह से बरसातें मिलती हैं, जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सारा रीजन है। फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो वहां पर भी गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों के ऑब्स्ट्रक्शंस और हिमालय के ऑब्स्ट्रक्शन, तो विंड्स ट्रैप हो जाती हैं, अच्छी वर्षा करती हैं। फिर हिमालय के फुट हिल्स जितने भी हैं यहाँ पर भी बे ऑफ बंगाल जाकर के ब्रांच टकराती है और पूरे के पूरे फुट हिल्स में रेनफॉल करती है। फिर नर्मदा तापी का ट्रफ यहाँ से भी ब्रांचेस एंटर हो जाती हैं अरेबियन सी की, और ये भी नर्मदा तापी ट्रफ में वर्षा करने का काम करती हैं। गुजरात का साउदर्न एरिया, क्योंकि यहाँ पर मांडव हिल्स है, बाकी पहाड़ियों की साउदर्न स्लोप से पवनें टकराती हैं और वर्षा करने का काम करती है। मतलब जहाँ जहाँ पर इफेक्टिव टोपोग्राफिकल बैरियर्स मिल रहे हैं, जहाँ जहाँ पर विंडवर्ड साइड है पहाड़ों की, वो स्लोप जो आने वाली पवनों से टकरा रही है, वहाँ पे अच्छे खासे वर्षा और अच्छी खासे जंगल आपको देखने को मिलते हैं। तो जो भी माउंटेन्स की लीवर्ड साइड है जहाँ पर सूखे प्रदेश मिलते हैं, जैसे आज की डेट में अगर आपसे ये कहा जाए कि कहाँ पर फॉरेस्ट कम होंगे, तो कर्नाटका का लीवर्ड साइड यानी कि कर्नाटका का रेन शेडो एरिया, जहाँ पर वर्षा का प्रभाव नहीं रहता, क्योंकि हवाएं माउंटेन की स्लोप से चढ़ने के दौरान वर्षा करती हैं, उतरने के दौरान एक तो और गर्म होती हैं और ड्राई होती चली जाती है, क्योंकि टेम्परेचर रेज होता चला जाता है। इसकी वजह से उनकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है और उनमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, पानी होता नहीं है, पानी की कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही है। इसकी वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी गिर जाती है, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाय द ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इनटू 100। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो कुल मिलाकर के ये रेन शेडो रीजन ऑफ द कर्नाटका, रेन शेडो एरिया ऑफ द केरला, रेन शेडो एरिया ऑफ द महाराष्ट्र एंड द रेन शेडो एरिया ऑफ द तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ पर कम वर्षा देखने को मिलती है। जहाँ जहाँ पर भी माउंटेन्स की वो स्लोप है जहाँ से हवाएं नीचे उतर रही हैं, वो रेन शेडो और ड्राई रीजन्स हैं इंडिया की, आपको मानसून वाले चैप्टर में पढ़ा दिया था। ओके, ये बात क्लियर। इन सारी चीज़ों और परिस्थितियों को देखते हुए अगर हम ये देखें कि जंगल की खासियत क्या है, तो जंगल की खासियत ये है कि जंगल बहुत ही लोब साइडेड वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी कंट्री में। कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर है ही नहीं। कुछ स्टेट्स टोटली डिवाइडेड हैं ट्राइबल सोसाइटी और फॉरेस्ट से, उनका वहाँ पे कोई नामो निशान ही नहीं मिलता। लेकिन जंगल बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स के तौर पे आपकी कंट्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं। रिसोर्स क्या होता है? कोई भी मटेरियल या नॉन मटेरियल थिंग रिसोर्स होती है अगर वो आपके इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब आप पूछेंगे सर मटेरियल और नॉन मटेरियल, यानी कि कोई भी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल आइटम या थिंग, तो ये क्या होती है? टेंजिबल जो देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, इनटेंजिबल जो महसूस कर सकते हैं। अब होता क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, कोई सॉइल है, कोई ट्री है, इसके मल्टीपल यूजेज हैं, तो ये सारे आपके लिए रिसोर्स हैं।
आज की डेट में मोटरसाइकिल मिट्टी से नहीं चलता, गाड़ी मिट्टी से नहीं चलती, लेकिन मिट्टी से खेती होती है, तो वो एग्रीकल्चर के लिए एक रिसोर्स हुआ। लेकिन कल को मोटरसाइकिल अगर मिट्टी से चलने लगा तो यह मिट्टी फ्यूल की जगह एग्रीकल्चर के लिए भी एक फ्यूल का सोर्स हो जाएगी, यानी कि पेट्रोलियम की जगह। इसी तरह से आज पानी से प्यास बुझती है, पानी से इरिगेशन होता है, पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, लेकिन पानी से गाड़ियाँ नहीं चलती। तो पानी फ्यूल का सोर्स नहीं है, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, एनर्जी बना सकता है। पानी इरिगेशन का सोर्स है। पानी डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेज में यूज़ होता है, क्लीनिंग, बाथिंग, सोकिंग, सो मैनी थिंग्स। तो कब किस समय में कौन से प्रोडक्ट की उस टाइम पर अवेलेबल टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या यूटिलिटी है, वो उसे उस लेवल और उस ग्रेड का सोर्स बनाते हैं। आई बात समझ में? आज ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि पानी से गाड़ियाँ चलती हैं, कल को हो सकती है, तो कल को पानी की यूजेज भी बदल जाएंगे, वो एक नेक्स्ट लेवल का रिसोर्स हो जाएगा। ठीक इसी तरह से ये तो महसूस हो रहे हैं, दिख रहे हैं, इनका इस्तेमाल हो रहा है बड़े पैमाने पर। आज आपके सामने बॉलीवुड खड़ा है और ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए, और ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है उसमें लगे हुए लोगों के लिए। लेकिन आप कभी भी पकड़ नहीं सकते टैलेंट को। तो टैलेंट भी एक इंडस्ट्री है, सिंगिंग भी एक इंडस्ट्री है। ये सारी चीज़ें जो वस्तु की तरह नहीं है, इनटेंजिबल हैं, टैलेंट है तो टैलेंट इंडस्ट्री। हिमालय की खूबसूरती पकड़ी नहीं जा सकती, वो सीनिक ब्यूटी की तरह है, तो वो टूरिज्म इंडस्ट्री को जन्म दे रहे हैं। तो हिमालय की सुंदरता, टूरिज्म वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, इसके लिए वर्ड यूज होता है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, दे आर ऑल्सो रिसोर्स। आई बात समझ में? जले हुए जंगलों में आप खड़े होकर के किसी तरह की कोई भी पीस ऑफ माइंड नहीं अचीव करेंगे, बशर्ते कि गिरी हुई बर्फ और लगे हुए देवदार के पेड़ों में खड़े होकर के। तो वह आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव बना रहा है, क्योंकि आपने पीस ऑफ माइंड वहाँ से गेन किया, और उसके दम पर अब आप अपना काम बहुत एफिशिएंटली कर सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली बढ़ेगी तो आपकी इनकम ही। और सेकंड, आप वहाँ पर गए तो वहाँ के टूरिज्म को आपने काम दिया है। तो ये सारे रिसोर्सेज होते हैं। इनके बेसिस पर देखिए तो आपकी कंट्री में फॉरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और फॉरेस्ट के प्रोडक्ट डिफरेंट सेगमेंट्स, स्टेक होल्डर्स एंड कम्युनिटीज यूटिलाइज करती हैं डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे। इसमें दो तरह के फॉरेस्ट प्रोडक्ट हमने कार्व आउट किए हैं, एक है मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और दूसरे हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो आज हम मेजर एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को डिटेल में समझेंगे। तो इन्हीं रिसोर्सेज के बेसिस पर अब हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का डिस्कशन करते हैं। जब हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, और दूसरे माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। देखिए जो मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें तीन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज बनी हुई है, आइटम एक ही है। आइटम है वुड, और ये वुड किस वे में यूज होती है? इन द फॉर्म ऑफ टिम्बर, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वुड एंड इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल वुड। तो फ्यूल वुड, टिम्बर एंड स्मॉल वुड की फॉर्म में ये जो वुड का इस्तेमाल हो रहा है, ये मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में आती है, और इसको छोड़ के बाकी सब कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में आता है। क्या है कंसेप्ट टिम्बर के बारे में? अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 5000 स्पीसीज ऑफ द ट्रीज इंडिया में पाई जाती हैं। 5000 स्पीसीज, इसमें से 450 स्पीसीज कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने लायक स्पीसीज हैं। मतलब कमर्शियल क्वालिटी की जो 450 नस्ल की पेड़ आपके देश में पाए जाते हैं, ट्रीज, प्लांट्स, कुछ भी आप कह लेंगे। इसमें आपके पास दो तरह की वुड रहती है, एक सॉफ्ट वुड और एक हार्ड वुड। जब आप हार्डवुड की बात करते हैं तो इसमें मोस्टली ट्रॉपिकल वुड्स आ जाती हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वुड्स आ जाती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट वुड आप जानते हैं साल है, टीक है, एबोनी है, लॉरेल है, और जितनी भी आपने सारे फॉरेस्ट में जितनी भी हार्डवुड्स पड़ी थी वो सब इसके अंडर काउंट होती है। इनकी क्वालिटी ये रहती है कि ये हार्ड और काफ़ी हैवी होती है, और इसकी वजह से इनका जो मेन यूजेज रहता है ये फर्नीचर में रहता है। ये वैगन बिल्डिंग में काम आती हैं, आप इनके फर्नीचर बना सकते हैं, वैगन बना सकते हैं एंड टूल्स बना सकते हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज ही पूछा जाता है। और बड़े पैमाने पर इन वुड का इस्तेमाल किसी समय में शिप बिल्डिंग में हुआ है।
और यही एक रीज़न था कि इनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत हाई लेवल पे किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि भारतीय साल और भारतीय टीक टीक बहुत इंपॉर्टेंट थी। जब ब्रिटेन में बड़ी तेज़ी से टीक के जंगल खत्म हो गए, साल के पेड़ खत्म हो चुके थे, उसके बाद उन्होंने शिप बिल्डिंग को टीक से रिप्लेस किया और टीक बड़े हाई लेवल पे यूज़ होती थी, तो टीक को उन्होंने रिजर्व भी कर दिया था इसी वजह से। तो शिप बिल्डिंग है, फर्नीचर है, वैगन है, टूल्स है, ये सारा कुछ आपको हार्डवुड से मिलता है। लेकिन विडंबना ये है भारत की कि हार्डवुड की अगर हम बात करें तो ये हार्डवुड का 70% जो है ये इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल वुड यूज़ होता है। तो ये फ्यूल एक्टिविटीज़ के लिए 70% यूज़ होती है एंड रेस्ट 30% ये इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। मतलब आप इसे फ्यूल के तौर पे ज़्यादा यूज़ करते हैं। फ्यूल के तौर पे आप इसका यूज़ कैसे करते होंगे? आप चारकोल क्रिएट करते हैं, चारकोल बना लेते हैं। चारकोल का प्रोसीजर क्या रहता है? कोई भी वुड है तो वो एक ऑर्गेनिक मैटर है और उसमें कार्बन का कंटेंट होना लाजमी है। कार्बन बर्न करता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब किसी भी वुड में केवल कार्बन नहीं होता, उसमें हाइड्रोजन भी होता है, उसमें वाटर या मॉइस्चर की क्वांटिटी भी होती है और अदर वॉलेटाइल इम्प्योर सब्सटेंसेस भी होते हैं, कंपाउंड्स। अगर हम उसमें से यह इम्प्योरिटीज़ निकाल दें और सिर्फ कार्बन का कंटेंट रहने दें तो उसकी हीटिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू, और वो स्पेसिफिक हीट ज़्यादा हो जाती है उसकी, यानी कि वो ज़्यादा स्टेडी, ज़्यादा हॉट एंड ज़्यादा हीट कैपेसिटी क्रिएट करेगा। वजन भी कम हो जाता है क्योंकि आपने वाटर निकाल दिया है, अदर इम्प्योर सब्सटेंसेस उसमें से निकल गए तो वेट कम हो जाता है। इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाता है और लंबे समय तक आप उसे प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। क्यों? अब उसका फर्दर डिग्रेडेशन नहीं होगा क्योंकि आपने उसे कहीं ना कहीं चार्ड कर दिया है, जला दिया। तो चारकोल क्रिएट करने के कई मेथड थे, लेकिन एक एंशिएंट मेथड ये हुआ करता था कि जिन लकड़ियों को आपको चारकोल में कन्वर्ट करना है, जिसका हिंदी मीनिंग है लकड़ी का कोयला। आज भारतवर्ष में पंजाब की इंडस्ट्री की तो खासियत ही ये है कि यहाँ पे पट्टे जो होते हैं, यानी कि जो ब्रिक किल्स जहाँ पे ईंटें बनती हैं और अदर जितनी भी छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं, चारकोल यानी कि लकड़ी का कोयला इस्तेमाल करते हैं। आप बारबेक्यूज़ वगैरह देखते हो जहाँ पे तंदूरी खाना बनाते हो, लकड़ी का कोयला इस्तेमाल में आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो फ्यूल के तौर पे लकड़ी बहुत यूज़ होती है। इसके लिए आप लकड़ी के ब्लॉक्स को इकट्ठा कर लेते हैं, उसके आसपास झाड़ लगा देते हैं और फिर उसे अर्थ के साथ यानी कि सॉइल के साथ, मिट्टी के साथ पूरा माउंड बना देते हैं। नीचे से थोड़ी स्पेसेस छोड़ देते हैं हवा जाने के लिए और ऊपर एक होल बना के वहाँ से आग लगा देते हैं। जब आग लगनी शुरू हो जाती है और अंदर अच्छी खासी हीट क्रिएट हो जाती है, फिर आप नीचे के मुंह भी बंद कर देते हैं कि हवा जानी बंद हो जाए और फाइनली ऊपर से भी बंद कर देते हैं, तो ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देते हैं। तो बहुत कम ऑक्सीजन की मात्रा में वुड को बर्न करके उसके अंदर की इम्प्योरिटीज़ को लॉस करा देना और कार्बन को रख देना ही चारकोल कहलाता है। इस तरह से चारकोल भारतवर्ष में बनाई जाती है और ट्रॉपिकल वुड का मैक्सिमम यूज इस चारकोल को बनाने में आ जाता है। आई बात समझ में? और बड़े पैमाने पे ईंधन का काम, फ्यूल का काम करती है भारतवर्ष में। अगर भारत की बात करें तो 55 मिलियन मैट्रिक टन के अराउंड अगर वुड हो रहा है मान लीजिए, तो उसमें से 40 मिलियन मैट्रिक टन के अराउंड तो सिर्फ फ्यूल में यूज हो जा रहा है, 77-78%। तो इतना बड़ा प्रोपोर्शन आप फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं, ये हार्डवुड के केस में हो। लेकिन जब आप बात सॉफ्टवुड की करते हैं तो सॉफ्टवुड में आपके पास वो ट्रीज आ जाते हैं जो माउंटेनियस रीजन में पाए जाते हैं, जिसमें चील का पेड़, देवदार का पेड़ या कॉनिफेरस ट्रीज, स्प्रूस है, बर्च है, देवदार है, ये सारे पेड़ इसमें आ जाएंगे। और इसकी खासियत ये होती है कि इस सॉफ्टवुड की वेट लाइट होता है बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। हल्का वेट होने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग होती है, ड्यूरेबल बहुत होती है, ट्रांसपोर्टेशन इसकी इजी रहती है, क्वालिटी होती है। इसकी वजह से ये कंस्ट्रक्शनल मटेरियल में बहुत यूज़ होती है। जितने भी हाउस कंस्ट्रक्शन आप करते हैं, दरवाजे, खिड़कियाँ, पल्ले बनाते हैं, वो सॉफ्टवुड के बनाने प्रेफर करते हैं।
भारत में तो कंक्रीट के घर बनते हैं, आप यूरोपियन और अदर यूरोपियन इम्पैक्टेड कंट्रीज में जाए वुडन हाउसेस ही कई कई फ्लोर तक बन जाते हैं। आई बात समझ में? तो सॉफ्टवुड अगर आपसे कोई पूछे तो कंस्ट्रक्शनल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज होती है। सेकेंड, पेपर पल्प इंडस्ट्री में तो इसका पल्प बनता है, तो पेपर, न्यूज प्रिंट एंड पेपर बनाने में ये बड़े लेवल पर इस्तेमाल होती है। इसका 70% इंडस्ट्रियल यूज है, कमर्शियल यूज है, और इसका 30% बर्न किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल। तो ये 30% फ्यूल के फॉर्म में यूज हो रही है, 70% ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिया के वुड के मामले में। भारतीय जंगलों की अगर हम बात करें तो कई तरह की कमियां इनके साथ एसोसिएटेड है। वो कमियां किस तरह की हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आप इंडियन फॉरेस्ट को वर्ल्ड लेवल के डिफरेंट कंट्रीज के फॉरेस्ट से कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत सारी डेफिशिएंसीज नजर आएंगी। पहली डेफिशिएंसी क्या है? आप अपनी कंट्री के फॉरेस्ट को देखेंगे तो इसकी पर हेक्टेयर एनुअली जो प्रोडक्शन है, पर हेक्टेयर एनुअल प्रोडक्शन मतलब कि कितनी ग्रोथ होती है, ये मात्र 0.5 मीटर पर ईयर पर हेक्टेयर होती है। लेकिन इसी को जब आप इंटरनेशनल लेवल पर कंपेयर करेंगे तो वो 2.1 मीटर पर हेक्टेयर पर ईयर की ग्रोथ रखते हैं। तो प्रोडक्शन वाइज आपके फॉरेस्ट कम है, पहली बात। और सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आपकी कंट्री की पॉपुलेशन का लेवल इतना है और फॉरेस्ट मात्र 21.53%, और अगर हम फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को काउंट कर ले तो 24.39%, जिसकी वजह से पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट मात्र 0.05% है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट। ये भी बहुत कम माना जाता है, जिसका कि इंटरनेशनल लेवल 1.8%। तो बड़े लेवल पर हमारे फॉरेस्ट इन मामलों में वीक पड़ जाते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ द वुड नहीं है। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारी कंट्री में क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, इकोलॉजिकल बैलेंस एंड इकोसिस्टम सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए जंगलों का इस्तेमाल मोस्टली प्रोटेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, प्रोटेक्टिव एटीट्यूड से होता है। कमर्शियली उस लेवल पर उनकी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से अवेलेबल ही नहीं है कमर्शियल सेक्टर को वुड उस लेवल पे। तो भारत नेट इंपोर्टर है वुड का, बहुत बड़े पैमाने पर भारत को लकड़ी मंगानी पड़ती है दूसरे देशों से। इसी निर्भरता को कम करने के लिए सरकार कई तरह की प्लांटेशन की पॉलिसीज लेकर के आई है कि अगर जो आपकी कंट्री के कमर्शियल टिम्बर प्रोड्यूसर जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके फार्मर्स के साथ, उनके खेतों में लकड़ियाँ लगा सके, पेड़ लगा सके, क्योंकि टिल डेट हम एक नेट इंपोर्टर के तौर पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये सारी कमियां दिखती हैं। तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भारत में लकड़ी की भारी कमी है, तेजी से जनसंख्या के में वृद्धि है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत फास्ट हो रहा है, इसकी वजह से हाउसिंग डेवलपमेंट्स बहुत फास्ट है, पॉपुलेशन के बढ़ जाने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, उसमें भी वुड की रिक्वायरमेंट बहुत है, इंडस्ट्री है उसमें भी इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल एंड अदर कंस्ट्रक्शनल वर्क आपको ज़रूरत है वुड की। चाहे स्पोर्ट्स वियर है या कोई भी वियर, कहीं से लेके कहीं तक जाइए वुड की रिक्वायरमेंट तो ऑलवेज रहती है। इसके अलावा तेजी से ये बढ़ती हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन, बढ़ती हुई एग्रीकल्चर की वजह से जंगलों के इलाके एनक्रोच हो रहे हैं, तो लकड़ियों की कटाई भी हो रही है, इस वजह से भी पेड़ कम होते चले जा रहे हैं। ये सारी चीज़ों को देखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ है, अर्बनाइजेशन की ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल की ग्रोथ है और उनमें रिक्वायरमेंट है वुड की। इन सारे एरियाज में जब आप वुड की रिक्वायरमेंट की बात करें तो आप हाईली डेफिशिएंट हैं वुड की उपलब्धता के मामले में, अवेलेबिलिटी के मामले में। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे हमें आने वाले दिनों में ओवरपार करना है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, और इसे हम डिफरेंट कैटेगरीज में काउंट करते हैं। जब आप माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात करते हैं तो आपकी कंट्री में दो तरह से फॉरेस्ट प्रोड्यूस आप डिराइव कर सकते हैं, एक वेजिटेटिव और सेकेंड वन इज द एनिमल। तो वुड को छोड़ करके जो भी आपको मिल रहा है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एक वेजिटेटिव सोर्स है और एक एनिमल सोर्स है। जब हम वेजिटेटिव एंड एनिमल सोर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बिगिनिंग वेजिटेटिव सोर्स से करते हैं, और इसमें सबसे पहला माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो आता है दैट इज ग्रास, बैम्बू एंड केन। तो ग्रास, बैम्बू एंड केन एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, और इस पर निर्भर करता है आपके देश का बहुत बड़ा आदिवासी समाज जिसे हम शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं,
और बहुत बड़ा वो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स या फ्रिंज विलेज पीपल जो आसपास के जंगलों पर निर्भर करते हैं, जो जंगलों की पेरिफेरी में रहते हैं। अगर आप ग्रासेस की बात करें तो भारत में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने की वजह से कई तरह की ग्रासेस आपको मिलती हैं। हिमालयन कैरेक्टरिस्टिक्स और टेम्परेट वेदर होने की वजह से भी आपको बहुत सी ग्रासेस मिलती हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रास आपको अपने देश में मिलती है यह है सबाई ग्रास, सबाई घास। सबाई ग्रास बहुत इम्पोर्टेंट ग्रास है और ये ग्रास हमारी कंट्री में बैम्बू के बाद सबसे बड़ा सोर्स है पल्प का, पेपर बनाने का। इसे हम सबाई घास कहते हैं और कहीं कहीं पर इसी घास को भाबर ग्रास भी कह दिया जाता है, सबाई एंड भाबर। जब आप हिमालय से शिवालिक के रीजन की तरफ आते हैं, वहां पे आपको जहां पर नदियां प्लेन एरिया से मिलती हैं, वहां पे अपना सारा मटेरियल ला करके वो डिपॉजिट कर देती हैं और वहां पर बन जाते हैं फैन्स, एलुवियल फैन्स, और यहाँ पर आकर के नदियाँ खो जाती हैं। इसके बाद रिवर्स फिर से इमर्ज होती हैं, वो तराई का इलाका है। ये जो फुट हिल रीजन काउंट होता है हिमालय का, ये भाबर का इलाका है। यहाँ पर बड़े लेवल पर भाबर ग्रास मिलती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पल्प इंडस्ट्री के लिए। ये सबाई ग्रास ही है जिस ग्रास से बनी हुई आप अलग अलग तरह की टोकरियां दुकानों पे लटकी हुई देखते हैं, वो सारी सबाई टोकरियां, फल रखने के लिए बकेट्स देखते हैं आप, चौरस टोकरियां देखते हैं, ये सब सबाई ग्रास से बनती हैं, भाबर ग्रास से बनती हैं। ये इंपॉर्टेंट ग्रासेस। इसके अलावा आप पंजाब के गांव में जाइए या किसी भी गांव में जाइए, आपको अमूमन ही एक ग्रास नजर आ जाएगी, एलिफेंट ग्रास। एलिफेंट ग्रास रहती है जिसके ऊपर छोटे छोटे छल्ली की तरह गुल्ले भी रहते हैं, जो देखने में बाजरे की तरह लगते हैं। इसे एलिफेंट ग्रास कहते हैं। तो ये जितनी भी ग्रासेस आपकी कंट्री में मिलती हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। सबसे पहले तो फॉडर का, पशु इसे चरने का काम करते हैं। सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हैंडीक्राफ्ट का। मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या वस्तुएं इनसे बन सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है गरीब किसानों के लिए और जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों के लिए, क्योंकि इसी से वो थैचिंग करते हैं। थैचिंग, घरों की छतें डालते हैं और वो ग्रासेस से ही डलती हैं। इसी से कई तरह की रस्सियाँ यानी कि कॉर्डेज, कई तरह की रस्सियाँ ग्रासेस से ही बनती हैं। तो थैचिंग पर्पस के लिए, कॉर्डेज पर्पस के लिए, फॉडर पर्पस के लिए, हैंडीक्राफ्ट पर्पसेस के लिए, कई सारे प्रोसेसेस में, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री के लिए आपके देश में ग्रासेस का इस्तेमाल होता है। और यूपीएससी ऑलवेज इस तरह के नाम और वर्ड्स के ऊपर फिदा है। सबाई क्या है? ग्रास है। आपको ग्रास का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ग्रासेस के नाम पूछे जाएंगे, आपको ऑड वन आउट निकालना होगा। सबाई है, भाबर है, एलिफेंट क्या है? ग्रास है। हाथी घास, भाबर घास, सबाई घास कहाँ पर पाई जाती हैं? ये मेजॉरली वेस्ट बंगाल में पाई जाती हैं, हिमालयन फुट हिल्स में पाई जाती हैं, बिहार में भी पाई जाती हैं, झारखंड में भी पाई जाती हैं, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में भी पाई जाती हैं। ये बेल्ट है मेनली जहाँ पर ये पाई जाती है। क्लियर हुई बात? इसके अलावा कुछ ग्रासेस हैं जिनकी अपनी यूटिलिटी है। एक खास तरह की ग्रास पाई जाती है जिसका नाम है खुस या खस। ये खस ग्रास है जो जमीन में रहती है बहुत झुंड की तरह। इसको उखाड़ने पर जिसकी जड़ें रहती हैं, ये कूलिंग स्क्रीन्स यानी कि कूलर पे जो जालियां लगाते हैं आप, ये खस ग्रास वहां पर बड़े लेवल पर यूज होती है, तो कूलिंग स्क्रीन्स बनाने के काम आती हैं। इसके अलावा एक ग्रास होती है मुंजा ग्रास। ये मुंजा ग्रास बड़े पैमाने पर चिक्स लगते हैं घरों में, धूप से बचने के लिए नीले रंग की चटाइयां, चिक्स के लिए चटाइयां, मैटिंग बनाने के लिए मुंजा ग्रास का इस्तेमाल होता है। तो आपके सामने मैंने जितनी भी ग्रासेस रखी, ये नॉर्मली सारी फॉडर, मैटिंग, कुशन्स, जितने भी नीचे कुश बिछाए जाते हैं, कूलिंग स्क्रीन्स, चिक्स, स्ट्रिंग्स, कॉर्डेजेस, थैचिंग, इन सारे पर्पसेस के लिए ये ग्रासेस यूज होती हैं। इतने तरह की ग्रास आपके देश में एग्जिस्ट करती है। ओके, साउथर्न स्टेट्स में मुंजा ग्रास बड़े लेवल पर मिलती है और ये जो खस ग्रास है ये ईस्टर्न स्टेट्स में पाई जाती है। डन है? ग्रासेस के बाद अगर आप बात करें